राजनीतिक रूप से सिर्फ कांग्रेस के साथ इसलिए हूँ कि पहले नंबर पे हमें महिला अपराध, पहले नंबर पे जिस देहरादून में आप सिटी में बैठे हैं वहीं आपके आसपास ही पिछले महीनों में लगातार महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या लगातार घटनाएं होती रही। हमारे कार्यकाल में जब दिनेश अग्रवाल जी हमारे यहाँ थे और मिनिस्टर थे तो उनके समय में जितने कार्य हुआ है या जिस क्षेत्र में आप जाएंगे जितने बोर्ड कांग्रेस की सरकार के समय पे लगे, मुझे लगता है उसके 10% बोर्डों को भी विनोद चमोली जी नहीं लगा पाए। वर्तमान समय में जो हमारे स्थानीय विधायक हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ईमानदारी से मुझे तो नहीं लगा कि किया। विधायक जी ने पिछले चुनाव में लाभ लेने के लिए उसकी तेजी में उसका उद्घाटन करवाया, बड़ी बड़ी बातें हुई, रेस्ट कैंप में ये हो जाएगा, सहारनपुर चौक का पूरा ट्रैफिक बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और विकास का कार्य होता है, हमें भी खुशी थी कि हमारे क्षेत्र में ये चीज घट रही है। लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर क्षेत्र में कोई ऐसी चीजें होती हैं और वो पूरी नहीं होती हैं तो वो पूरे क्षेत्र में जितने भी जनप्रतिनिधि होती है और खासकर विधायक जी जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके क्षेत्र में अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा है उसको पूरा करने की आवश्यकता है, लेकिन उस जिम्मेदारी से माननीय विधायक जी भागते रहे। दिनेश अग्रवाल जी के समय पे बहुत सारे काम हुए थे, लेकिन अब विनोद चमोली जी विधायक हैं और दिनेश अग्रवाल जी चुनाव भी लड़े, हार गए और फिर उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। तो क्या ये मान लिया जाए कि विनोद चमोली जी को हराने वाला अब यहाँ पे कोई नहीं बचा? पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल उन्हें मिला तो लोगों को लगा कि भाई नहीं हो सकता है कि इनको कार्यकाल में कम समय मिला, फिर 5 वर्ष ने कार्यकाल उनको और मिल गया। लेकिन 10 वर्ष के कार्यकाल में विनोद चमोली जी धर्मपुर विधानसभा के लिए एक भी ऐसा कार्य नहीं कर पाए हैं जिस कार्य के एवज में वो अब 2027 में लोगों से वोट मांगने जाएंगे। पहाड़ों में जब हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, उन सुविधाओं के लिए हम लोग देहरादून में आए थे। हमारे बच्चे अच्छी जगह पढ़ सकेंगे, अच्छी सुविधाएं होंगे, अच्छे हॉस्पिटल होंगे, अच्छी व्यवस्था होगी। लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में और जब से विनोद चमोली जी ने सत्ता संभाली है, विकास हमारे यहाँ शून्य दशा की। हम बात करते हैं रोजगार की, पूरे भारतवर्ष में ये अकेला ऐसा राज्य बन चुका है जिसमें पेपर की परीक्षाएं बिककर पैसे देकर अपराधी किस्म के लोग रोजगार पे लगे हैं। हमारे लोगों ने अपने सीने पे गोली खा के राज्य बनाया है। सरकारों में पेपर लीक हो रहे हैं तो उसके लिए पूरी बीजेपी जिम्मेदार है, वो एमएलए भी जिम्मेदार है जो एमएलए आपके क्षेत्र से चुन के आता है। वर्तमान स्थिति में मुस्लिम हमारे यहाँ निर्णायक भूमिका में, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस के साथ मुस्लिम इसलिए है कि वर्तमान समय में देश की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से मुस्लिम समाज के साथ खड़ा है तो वो राहुल गांधी जी और कांग्रेस का एक आदमी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। इस वक्त हम मौजूद हैं एक वकील के केबिन में और यूँ बोलूँ तो एक नेता के केबिन में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संदीप चमोली जी, जो अपनी वकालत से उत्तराखंड की लड़ाई तो लड़ते ही आ रहे हैं और दूसरा जो है राजनीति में भी अपनी वकालत से बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इससे पहले जो हेम भट्ट जी के साथ मामला हुआ था उसमें भी संदीप चमोली जी ने बहुत योगदान दिया था, लड़ाई लड़ी थी। पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिश जी, और आपका और आपके साथ साथ मैं द न्यूज़ नेटवर्क की, द न्यूज़ वाला की सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये बहुत अच्छी बात है कि राज्य के राजनीतिक मुद्दों पे और सामाजिक मुद्दों पे आपका चैनल प्रखरता से हम सबको वास्तविकता से रूबरू करवाता है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। तो संदीप चमोली जी, आप वकालत करते हैं और आप इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं और लोगों को आपके पोस्टर दिख रहे होंगे पूरे धर्मपुर में। मतलब आप धर्मपुर से दावेदारी पेश कर रहे हैं इस बार? बिजी लगभग मेरा परिवार धर्मपुर क्षेत्र में, लगभग हम लोग पिछले 40 वर्ष से धर्मपुर में निवास कर रहे हैं। मैं परवर्तिया मूल का हूँ। मुख्यतः मेरा गांव जनपद पौड़ी का श्रीनगर एक जगह पड़ती है, वहाँ के रहने वाले। मेरे पिता जो है वो एक मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में अकाउंटेंट के पद पर थे, तो मेरी शिक्षा दीक्षा सब धर्मपुर में हुई है। पिछले लंबे 10 वर्ष से, लगभग 10 से 11 वर्ष से मैं जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले मैं यूथ कांग्रेस के बहुत सारे पदों पर रहा और मैंने संगठन के लिए काफ़ी काम किया। इससे पहले हमारे यहाँ से दिनेश अग्रवाल चुनाव लड़ते थे तो उनके चुनावों में अहम भूमिका में रहा। लंबे समय से संगठन के लिए कार्य करते करते, धर्मपुर क्षेत्र में कार्य करते करते इस समय मुझे ऐसा लगा कि मुझको अवसर मिल सकता है, या मैं पार्टी की विचारधारा को, या मैं क्योंकि क्षेत्र से लंबे समय से क्षेत्र से समस्याओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो क्षेत्र की सब भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए, क्षेत्र के जातीय समीकरण को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस समय अपनी पार्टी से कहना चाहिए था कि मुझे एमएलए का टिकट दिया जाए या मुझे अवसर मिले जिससे मैं अपने क्षेत्र का विकास कर सकूँ और काम कर सकूँ। तो ये दोहरी लड़ाई लड़ने का जो है आपके दिमाग में कैसे आया? एक तो वकालत के थ्रू, और वकालत के थ्रू आप जन लोगों की लड़ाई भी लड़ते हैं।
एक तो वो काम हो गया, एक वो, और इससे पहले मैं सुन रहा था कि आपने जो एक बढ़िया वेल स्टैब्लिश जॉब भी छोड़ी थी। बिजी मैं 2005 में उत्तराखंड पुलिस का हिस्सा बना। 2005 से 2011 तक मैंने इंटेलिजेंस में, एसओजी में, एसटीएफ में लंबे समय तक काम किया। और उस काम को करते करते, क्योंकि हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, हमारे लिए रोज़गार प्राथमिकता में रहता है। हम पहाड़ के लोग हैं, हमारे लिए सरकारी नौकरी हमेशा प्राथमिकता में रहती है। हमारे लोगों को अगर आप पूरे परिवर्तित समाज को देखेंगे तो नौकरी हमारे लिए हमेशा प्राथमिकता में रही है, और वो हमारे लिए मुख्य व्यवसाय भी रहा है अपने जीवन को व्यापन करने का। नौकरी करते करते मेरे मन में ये विचार आया कि मैं बचपन से सामाजिक प्रवृत्ति का था। मुझे लगता था कि यार अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, या जहाँ मैं रहता हूँ उस इलाके के लिए मुझे कुछ करने की आवश्यकता है। 2012 में मेरे द्वारा राजकीय सेवा से बीआरएस लिया गया। उसके बाद मेरे द्वारा मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को चुना, लेकिन मुझे एक ऐसा माध्यम भी चाहिए था जिससे मैं किसी व्यक्ति की आवाज़ बनकर, देखिए वकालत का पेशा एक ऐसा पेशा है जिसकी पावर कभी नहीं जाती। आप एमएलए बनेंगे, 5 वर्ष बाद अगर आपका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा या आपकी पार्टी की स्थिति ठीक नहीं तो शायद आप हार जाएंगे। आप एमपी बनेंगे, यही उसमें होगा। लेकिन अगर एक आप विद्वान अधिवक्ता बनते हैं तो समाज की लड़ाई लड़ने की जो जिम्मेदारी है वो आजीवन, जब तक आप जीवित हैं आपके पास वो जिम्मेदारी रहेगी। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक सजग अधिवक्ता हूँ, और अपने समाज में जो भी शोषित, वंचित हैं, या सरकार के द्वारा जो लोग प्रताड़ित किए जाते हैं, वो चाहे किसी भी जाति समाज के हों, उनकी लड़ाई लड़ने की ताकत मुझे ये काला कोट देता है। और इस कोट को पहनकर जब मैं न्यायालय में ऐसे लोगों के लिए तर्क वितर्क करता हूँ जिनके साथ सामाजिक नहीं हो पाया है, तो मुझे गर्व होता है कि मैं एक अधिवक्ता हूँ और मैं अपने पेशे के साथ ईमानदारी से सदैव काम करता हूँ। इसलिए आपको दिखा होगा कि जितने भी जन मुद्दे होते हैं, जिन जन मुद्दों में सरकार के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी गरीब, मलजिम या किसी ऐसे व्यक्ति को सताया जाता है, तो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी, मैं उसके साथ खड़ा हूँ और मैं उस कर्तव्य का निर्वाह ईमानदारी से करता हूँ। तो आप तो देख ही रहे हैं धर्मपुर की स्थिति क्या है। आपको क्या लगता है, पहले दिनेश अग्रवाल जी भी विधायक रहे थे और उनके टाइम्स पे जो काम होना चाहिए था 2013 में, एक जो ये ओवरब्रिज था वो होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं बनाया। 13 साल हो गए उसको, अभी तक नहीं बनाया। और हर इलेक्शन से पहले जो बात चल जाती है कि ये बनने वाला है, क्या लगता है धर्मपुर को वो स्वरूप मिल रहा है, वो दिख रहा है धर्मपुर जो देहरादून स्मार्ट सिटी का हिस्सा है, ऐसा लग रहा है? देखिए, धर्मपुर आप देखेंगे तो सिटी का सेंटर है। हम घंटाघर को सेंटर मानते हैं, लेकिन हम अगर दिल्ली से जब आते हैं तो सबसे पहले धर्मपुर विधानसभा प्रारंभ होती है। माँ डाटकाली के हम दर्शन करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जिस ओवरब्रिज की आप बात कर रहे हैं, उस ओवरब्रिज से वर्तमान समय में आधी धर्मपुर की आबादी, लगभग 40 से 50 हज़ार लोग प्रभावित हो रहे हैं। विद्या विहार है, लक्खी बाग है, कारगी चौक है, उससे बंजारा वाला है, मथुरा वाला है। अगर हमको शहर की तरफ आना होता है तो हमें उस ओवरब्रिज का प्रयोग, अगर वो बन जाता, लेकिन उस ओवरब्रिज जो है हमारे लिए एक सफ़ेद हाथी की तरह हो गया। विधायक जी ने पिछले चुनाव में लाभ लेने के लिए उसकी तेज़ी में उसका उद्घाटन करवाया, तेज़ी में वहाँ रिबन कटवाए, बड़ी बड़ी बातें हुई कि रेस्ट कैंप में ये हो जाएगा, सहारनपुर चौक का पूरा ट्रैफिक बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और विकास का कार्य होता है, हमें भी खुशी थी कि हमारे क्षेत्र में ये चीज़ घट रही है। लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर क्षेत्र में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं और वो पूरी नहीं होती हैं, तो वो पूरे क्षेत्र में जितने भी जनप्रतिनिधि होती है, और खासकर विधायक जी जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके क्षेत्र में अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा है उसको पूरा करने की आवश्यकता है, लेकिन उस जिम्मेदारी से माननीय विधायक जी भागते रहे। 2012 से 17 तक कांग्रेस की सरकार इस स्टेट में रही। हमारे कार्यकाल में जब दिनेश अग्रवाल जी हमारे यहाँ थे और मिनिस्टर थे, तो उनके समय में जितना कार्य हुआ है, जितने कार्य हुआ है, या जिस क्षेत्र में आप जाएंगे, जितने बोर्ड कांग्रेस की सरकार के समय पे लगे, मुझे लगता है उन बोर्डों के 10% बोर्डों को भी विनोद चमोली जी नहीं लगा पाए हैं। मेरी सदैव एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते इस बात पे प्राथमिकता होती है कि जो जिम्मेदारी समाज ने आपको दी है, जो जिम्मेदारी विधानसभा के लोगों ने आपको दी है, उसका निर्वाह आपको ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ईमानदारी से बिजली, मुझे तो नहीं लगता कि किया है। तो जैसे आप बोले दिनेश अग्रवाल जी के समय पे बहुत सारे काम हुए थे, लेकिन अब विनोद चमोली जी विधायक हैं और दिनेश अग्रवाल जी चुनाव भी लड़े, हार गए और फिर उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली।
तो क्या ये मान लिया जाए कि विनोद चमोली जी को हराने वाला अब यहाँ पे कोई नहीं बचा है? देखिए, राजनीति में परिवर्तन राजनीति का नियम है। आपके जीवन में भी परिवर्तन सिद्धांत जो है सब पे लागू होता है। विनोद चमोली जी लगभग 30 से 35 सालों से जनप्रतिनिधि के रूप में देहरादून में काम कर रहे हैं और पिछले 10 वर्ष से धर्मपुर में काम कर रहे हैं। पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल उन्हें मिला तो लोगों को लगा कि भाई नहीं, हो सकता है कि इनको कार्यकाल में कम समय मिला है। फिर 5 वर्ष ने कार्यकाल उनको और मिल गया, लेकिन 10 वर्ष के कार्यकाल में विनोद चमोली जी धर्मपुर विधानसभा के लिए एक भी ऐसा कार्य नहीं कर पाए हैं जिस कार्य के एवज में वो अब 2027 में लोगों से वोट मांगने जाएंगे। अगर वर्तमान स्थिति आप पता करेंगे तो पूरे देहरादून में सारी विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा सरकारी धन का प्रयोग जो कार्य करने के लिए हुआ है वो धर्मपुर विधानसभा में हुआ है। एडीपी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो धर्मपुर में चल रहा है वर्तमान समय में, अगर आप देखें जितने भी विकास कार्य हुए हैं उन विकास कार्यों से, देखिए अगर आप सरकार किसी की भी रहे, अगर आप जनप्रतिनिधि बनते हो, सिर्फ विधायक या मंत्री तो है नहीं। एक विधायक से हम, एक सामान्य आदमी ये चाहता है कि कम से कम उसकी सड़क, बिजली, पानी, इन 3 चीज़ों की समस्या तो उसके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम स्मार्ट सिटी में रहते हैं। पहाड़ों में जब हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, उन सुविधाओं के लिए हम लोग देहरादून में आए थे कि हमारे बच्चे अच्छी जगह पढ़ सकेंगे, अच्छी सुविधाएं होंगे, अच्छे हॉस्पिटल होंगे, अच्छी व्यवस्था होगी। लेकिन स्थिति इतनी गंभीर है वर्तमान में कि मैं जिस जगह पहाड़ पे रहता हूँ वहाँ तो सड़क अच्छी है, लेकिन वर्तमान समय में पूरे धर्मपुर में, पूरे देहरादून में सड़कों की स्थिति इतनी गंभीर है कि ये बात विनोद चमोली जी को ऑन कैमरा भी स्वीकार करनी पड़ेगी और ऑफ कैमरा भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि विकास हमारे यहाँ, जब से बीजेपी सत्ता में और जब से विनोद चमोली जी ने सत्ता संभाली है, विकास हमारे यहाँ शून्य दशा की तरफ है। लेकिन जैसे आप बोल रहे कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव अवश्य होगा, लेकिन चेहरा कौन है धर्मपुर में? धर्मपुर में अगर कांग्रेस से बात की जाए तो अभी मैं 4 लोगों को, 5 लोगों को आपको गिना दूंगा। ये तो खुद ही कांग्रेस में खींचतान चल रही है, एक कोई प्रत्याशी सही से नहीं वो कर रहे। अभी वैभव वालिया जी थे, फिर ज्योति रौतेला जी का नाम भी आ रहा है, बात तो ये भी चल रही है कि हरक सिंह रावत जी भी आएंगे। अभी तो कुछ पता ही नहीं है। देखिए, राजनीति में स्वस्थ लोकतंत्र होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदैव स्वस्थ लोकतंत्र की बात करती है। दावेदारी पेश करना प्रत्येक कार्यकर्ता का मुझे लगता है कि अधिकार होता है और करनी भी चाहिए। जितने भी साथियों का आपने नाम लिया वो लोग भी दावेदारी कर रहे हैं, इसके अलावा भी और लोग हैं। सुरेंद्र रांगन टिकट मांग रहे हैं, गुड्डू भाई जी ने हम कहते हैं, पूरन सिंह रावत जी टिकट मांग रहे हैं, भटजी टिकट मांग रहे हैं, हमारे मुस्लिम समाज से जो हैं याकूब भाई टिकट मांग रहे हैं। देखिए, टिकट मांगने का अधिकार प्रत्येक साथी के पास है और प्रत्येक साथी को अपनी क्षमता के अनुसार से मुझे लगता है टिकट मांगना भी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि वर्तमान में जिस भी साथी को कांग्रेस का पंजे का निशान मिलेगा, हम सब के सब साथी मजबूती से उसके साथ लगेंगे, क्योंकि इस राज्य में अगर 10 वर्ष में हम लोग बीजेपी को यहाँ से नहीं हटा पाए, धर्मपुर विधानसभा की बात नहीं है, मैं ऑल ओवर पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आप देखिए कि अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं, जिन्हें हम हिमालय राज्य कहते हैं, जो भारतवर्ष में 10 या 11 हैं, उन हिमालय राज्यों में हमारी महिला अपराध में बिस्जी पहला नंबर है। पहले नंबर पे हमें महिला अपराध में पहले नंबर पे, जिस देहरादून में आप सिटी में बैठे हैं वहीं आपके आसपास ही पिछले महीनों में लगातार महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्या लगातार घटनाएं होती रही। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो हमें बात करनी पड़ेगी पहाड़ की। पहाड़ में प्रसव पीड़ा के कारण कल ही एक महिला जो है प्रसव पीड़ा के कारण कर्णप्रयाग में मर गई, क्योंकि सामने चिकित्सालय नहीं मिल पाया, गायनोलॉजिस्ट नहीं थी, वो हमारी बहन वो मर गई। ये हम सब के लिए दुर्भाग्य है। अगर हमने राज्य मांगा और राज्य मांगते समय हमारी पहली परिकल्पना ये थी कि पहाड़ का विकास होगा, हम उसको लगातार भूल गए हैं, जिसकी पूर्ण जिम्मेदार वर्तमान समय में वर्तमान सरकारें हैं। हम बात करते हैं रोजगार की। पूरे भारतवर्ष में ये अकेला ऐसा राज्य बन चुका है जिसमें पेपर की परीक्षाएं बिक कर, पैसे देकर अपराधी किस्म के लोग रोजगार पे लगे हैं। हमने अंकिता भंडारी प्रकरण भी देखा। ये कर कौन रहा है? ये क्या भाजपा ही कर रही है? नहीं, अगर आप पिछले जितने भी महिला अपराध के आंकड़े उठा के देख लें, अंकिता भंडारी का प्रकरण हो, उसमें बीजेपी का नेता सामने आता है।
आप लाल कुआं की बात करते हैं, दुग्ध संघ का अध्यक्ष बाद में आता है। आप हरिद्वार की बात करते हैं, ओबीसी मोर्चा का बीजेपी का व्यक्ति साथ आता है। यहाँ तक कि अंकिता भंडारी प्रकरण में अंकिता की माँ ने, जो उनके पूर्व संगठन मंत्री थे, जो यहाँ नहीं रहे, उन पर भी खुल के आरोप लगाए हैं। अगर आपकी माने कि भाजपा के जो लोग हैं वो डायरेक्टली लिंक होते हैं इन चीज़ों से, और चलो ये सब एक छोटा वो है, और बड़े लेवल पे देखें तो भाजपा राज में जो है उत्तराखंड में क्राइम बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, तो फिर जो भाजपा के नेता हैं वो ये क्यों बोल रहे हैं कि हम तो 5वीं बार विधायक बनेंगे, हम 3री बार विधायक बनेंगे, हमारी 3री बार सरकार बनने जा रही, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? देखिए, सत्ता को लगातार हासिल करना राजनीति में जनता के लिए भी घातक है। लेकिन जनता भी तो उनको वोट दे रही है ना। जनता लगातार भ्रमों में आकर बीजेपी को वोट देने का काम कर रही है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि जनता के वोट का जो मानक होना चाहिए या होता है भारत के लोकतंत्र में, वो स्वास्थ्य, चिकित्सा और आपका रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की मांग प्रत्येक व्यक्ति करता है। चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे आप बाहर की बात कर लीजिए। वर्तमान समय में अगर आप बात करते हैं, वर्तमान स्थिति भाजपा सरकार की ये है, मंत्रियों पर पैसे के खुलेआम आरोप लग चुके हैं। इससे पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा जी पे आरोप लग चुके हैं। हरिद्वार में हमने देखा किस प्रकार आईएएसओं के द्वारा सरकारी पैसे की बंदर बांट की गई, रातों रात उस ज़मीन को, लाखों की ज़मीन को करोड़ों में कर दिया गया और अपने जेब भर लिए गए। हमने देखा किस प्रकार उसमें हमारे सामने दोषी आए। हमने पटवारी भर्ती घोटाले देखा, दरोगा भर्ती घोटाले देखा, समूह गौ के भर्ती घोटाले देखे। इस पूरी परिस्थिति में इन 25 वर्षों में इस राज्य के लोगों को सर्वाधिक ठगने का काम जो किया है वो बीजेपी की सरकार ने किया है। और हमें ये समझना पड़ेगा कि ये राज्य भारतवर्ष में अकेला ऐसा राज्य है बिश जी, जो लगभग 70 से 75 सालों के संघर्ष के बाद ये राज्य मिला है। और हम अकेले भारत के नक्शे में ऐसे राज्य हैं जिस राज्य को में 42 शहादतें होकर इस राज्य की प्राप्ति हुई है। इस राज्य को लेने के लिए हंसा दनई ने अपने माथे पे गोली खाई है, पीठ पे गोली नहीं खाई है। इस राज्य का इस देश में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भारत के नक्शे में हम हो सकते हैं कि हम छोटे हों, जिसमें हमारा 70% भाग जो है वो भूभाग जो है वो वनों से ढका हुआ है, लेकिन अगर इस राज्य में हमारा कंट्रीब्यूशन आप देखें तो ये देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। हमें समझना पड़ेगा कि हम प्रत्येक व्यक्ति, एक एक व्यक्ति घर से सैनिक हैं, प्रत्येक व्यक्ति के घर में सैनिक है। राज्य छोटा हो सकता है, लेकिन राज्य की सुरक्षा में हमारा इतना बड़ा स्थान है कि राज्य के पहले सीडीएस हमारे उत्तराखंड से आए हैं। ये मोदी जी को समझना पड़ेगा। इस राज्य का नक्शा छोटा हो सकता है, लेकिन भारत की सेना का पहला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार वो कुमाऊं रेजिमेंट को मिला है। विक्टोरिया क्रॉस की अगर हम बात करते हैं, अंग्रेजों के समय में सर्वोच्च पुरस्कार हमें मिला है। जिस ठंड में बाहर के लोग सिर्फ गर्मियों में घूमने आते हैं, हमारा वहाँ जीवन लाखों वर्षों से हम वहाँ जीवन बसर कर रहे हैं। लंबा संघर्ष है इस राज्य के लिए, हमारा कोई छोटा संघर्ष नहीं है। हमारे लोगों ने अपने सीने पे गोली खा के राज्य बनाया है, और प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, नारसन से लेके माणा तक प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि इस राज्य को बचाने के लिए वो आने वाले समय में सामने आए। आप जिस भी जनप्रतिनिधि को चुनें, उस जनप्रतिनिधि को चुनते समय ये जरूर देखें कि उसकी पार्टी का राज्य के वर्तमान स्थिति में क्या भूमिका है, क्या योगदान है, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर सरकारों में पेपर लीक हो रहे हैं तो उसके लिए पूरी बीजेपी जिम्मेदार है, वो एमएलए भी जिम्मेदार है जो एमएलए आपके क्षेत्र से चुन के आता है। ये अकेला भारतवर्ष में ऐसा राज्य है जिसमें 2 अस्थायी निवास वर्तमान समय में काम कर रहे हैं बिश जी। अकेला ऐसा राज्य है जिसमें 2 भू कानून हमारे यहाँ लागू हैं। आपको पता है, हरिद्वार के लिए अलग भू कानून है, पौड़ी के लिए अलग भू कानून है, उधम सिंह नगर के लिए अलग भू कानून है, और अल्मोड़ा के लिए अलग भू कानून। अकेला एक ऐसा राज्य है। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस राज्य में जेडे में इतना बड़ा बदलाव किया जिससे ज़मीनों की यहाँ खुली लूट हुई है। ये राज्य आसानी से नहीं मिला है। पूरे भारत में आप किसी भी राज्य को बनते समय देख लीजिए, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ 42 लोगों की शहादत के बाद राज्य मिला है। हमने खटीमा कांड देखा, हमने मसूरी कांड देखा, हमने मुजफ्फरनगर जैसे दंज अपने सीने में झेले, तब ये राज्य मिला है। बात विधायक बनने की नहीं है। विधायक बनने की प्राथमिकता मेरी तो नहीं है। मेरा मकसद इस राज्य के निर्माण में जो शहीदों की जो मूल भावना थी, उस भावना को जीवित रखना है। उस माध्यम के लिए मेरे जैसा व्यक्ति राजनीति में, मेरा जैसा व्यक्ति वकालत के पेशे में अपने राज्य की सेवा कर रहा है। तो क्या
कांग्रेस प्लेटफॉर्म सही है राज्य की लड़ाई लड़ने के लिए? यूकेडी ने भी बहुत सारी लड़ाई लड़ी है, वो क्यों नहीं चूज़ कर? देखिए, यूकेडी इस राज्य के निर्माण में यूकेडी के योगदान, महत्वपूर्ण योगदान है, उसको आप नगण्य नहीं कर सकते। यूकेडी ने इस राज्य के लोगों को एकत्र कर कर इस राज्य की लड़ाई को लड़ने का काम किया। हम अगर द्वारहाट से बात करें बिपिन चंद्र त्रिपाठी की, इस राज्य के निर्माण में उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। हम याद करें डीडी पंत जी को, उस राज्य के योगदान में उनके भूमिका को नहीं निभाया जा नहीं ना कोई भी व्यक्ति उनकी भूमिका को नगण्य नहीं कर सकता। लेकिन वर्तमान समय में अगर आपकी विचारधारा संपूर्ण राज्य पर, संपूर्ण राज्य के लिए, संपूर्ण देश के लिए अगर आप एक विचारधारा के साथ जुड़ना चाहेंगे, तो मेरा जैसा व्यक्ति वर्तमान समय में इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ है कि वो सदैव वसुंधैव कुटुंबकम की बात करता है। वो सदैव गांधी जी के उस विचार पर चलता है जिसको वो प्रयास करता है कि भारत में रहने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमेशा एक है। मैं राजनीतिक रूप से सिर्फ कांग्रेस के साथ इसलिए हूँ कि कांग्रेस सर्वधर्म की बात करती है। मेरा जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो राजकीय सेवा के बाद समाज की सेवा में आया, उसकी मात्र एक मनसा है कि वो अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सके। लेकिन अगर धर्मपुर की बात करें तो ये बोला जाता है, सही है या गलत है, कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं या फिर बहुत सारे नेता यहाँ पे इसलिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम वोट ज़्यादा है। तो बोला जाता है कि कांग्रेस एक धर्म की तरफ झुकी हुई है, मुस्लिम की तरफ, तो कितना सही है? देखिए, राज्य की आज़ादी के बाद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, क्योंकि अल्पसंख्यक शब्द का मतलब ये है कि वो लोग कम थे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम प्रत्येक व्यक्ति की थी। भारतवर्ष में अकेला उत्तराखंड एक ऐसा राज्य था जिसने हमने सबकी स्वीकार्यता की। जब जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा कांड हुआ, कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, तो उनको ये राज्य सबसे सुरक्षित लगा। या वर्तमान समय में बहुत ठीक ठाक संख्या में कश्मीरी पंडित रहते हैं। जब भारत का पार्टीशन हुआ तो जिनको हम रिफ्यूजी वर्तमान में कहते हैं, वो लंबी संख्या में उत्तराखंड आए, उनको हमने ईमानदारी से स्वीकार किया और वो हमारे भाइयों के साथ हमारे साथ हैं। ठीक उसी प्रकार पार्टीशन के समय में भी यहाँ अच्छी संख्या में मुस्लिम आए, पहले से भी मुस्लिम थे लेकिन अच्छी संख्या में भी आए। वर्तमान समय में आप धर्मपुर की बात करते हैं तो लगभग अब तक 2 से 2,20,030 के आसपास वर्तमान में वोटरों की संख्या बिजली हो चुकी है। पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा धर्मपुर है। पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा बूथों की संख्या हमारे पास ही, क्योंकि हम सबसे बड़े हैं। लगभग मुझे लगता है कि 40 से 50 हज़ार वर्तमान समय में हमारी मुस्लिम भाइयों की संख्या है। ठीक ठाक संख्या है, 50-55 आप कह रहे हैं तो 50 के आसपास संख्या है। तो इस संख्या की महत्वपूर्ण भूमिका धर्मपुर की विधानसभा में रहती है। ठीक उसी प्रकार लगभग 1 लाख से ऊपर आसपास पर्वतीय लोगों की संख्या है। फिर हमारे यहाँ नेपाली समाज है, हमारे यहाँ पूर्व का समाज है, हमारे यहाँ बिजनौर उत्तर प्रदेश का समाज है। सब लोग हमारे यहाँ लगभग सब मिलकर 2,30,000 के आसपास अपनी संख्या को बनाते हैं। वर्तमान स्थिति में मुस्लिम हमारे यहाँ निर्णायक भूमिका में, इसमें कोई दो राय नहीं। और कांग्रेस के साथ मुस्लिम इसलिए है कि वर्तमान समय में देश की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से मुस्लिम समाज के साथ खड़ा है तो वो राहुल गांधी जी और कांग्रेस का एक एक आदमी है। क्योंकि हमने इस बात को महसूस किया जब पार्टीशन हुआ, ये मुस्लिम समाज के वो लोग थे जिन्होंने मजबूरी में देश को नहीं चुना। वो चाहते तो पाकिस्तान जा सकते थे, वहाँ रह सकते थे, अपना जीवन यापन कर सकते थे। उन्होंने भारत की भूमि को अपनी मातृभूमि माना और ईमानदारी से भारत को ही चुना और भारत में रहे। तो हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके प्रति उसी प्रकार का कर्तव्य रखें और उसी प्रकार की व्यवस्था को हम लागू करें। बीजेपी की अगर आप बात करते हो तो बीजेपी टोटल राजनीति मुस्लिम हिंदू की पार्टीशन की पॉलिटिक्स करती है। अच्छा, धीरे धीरे इस देश का, इस राज्य का आदमी इस बात को समझ चुका है। ये घटनाएं जो हिंदू मुस्लिम की है लगातार इसलिए बढ़ रही हैं कि 27 में उत्तराखंड में चुनाव आने वाला है, लेकिन अब परिस्थितियां इसके एकदम अलग है। और वर्तमान समय में 2027 का जो चुनाव है वो मुद्दों का चुनाव होने वाला है। और मुद्दे ये कहते हैं कि बीजेपी ने पिछले 10 वर्ष में इस राज्य में जीरो के माफिक काम किया है। आप लड़ेंगे तब ना जब टिकट मिलेगा। क्या लगता है इस बार आपकी दावेदारी कितनी प्रबल है और क्या लगता है टिकट मिलेगा? देखिए, एक राजनीतिक कार्यकर्ता मेहनत के साथ लंबे समय से पार्टी के लिए मेहनत करता है, समाज के लिए मेहनत करता है और संघर्ष करता है।
क्योंकि उसकी विचारधारा वो दल होता है जिसमें वो होता है। मैं मजबूती से अपनी पार्टी से लंबे समय के बाद कुछ मांग रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझ जैसे सजग कार्यकर्ता को, समाज के कार्यकर्ता को, एक परिवर्तनीय मूल के व्यक्ति को, जिनकी ठीक ठाक संख्या धर्मपुर में है, उनको मुझे नहीं लगता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा दल है कि उनको निराश करने का काम करेगी। मैं अपने पार्टी के साथ वफादारी से 10-11 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ और मैं भी पूरी उम्मीद रखता हूँ कि मेरे बड़े नेता, मेरा सर्वोच्च संगठन, मेरे बड़े नेता मेरे साथ ईमानदारी से व्यवहार करेंगे और मुझे अवसर देंगे तो निश्चितता ही धर्मपुर में 2027 में हम धर्मपुर विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराने का काम करेंगे। तो उत्तराखंड बेशक एक स्ट्रगल से बना हुआ राज्य, आंदोलन से बना हुआ राज्य, और यहाँ पे आंदोलन आम बात है, और टिकट के लिए भी आंदोलन इलेक्शन से पहले, ये तो जद्दोजहद चलते रहेगी। और जैसे चुनाव आगे बढ़ने वाले हैं, ये जद्दोजहद, ये जो मुठभेड़ है, जो आंदोलन टाइप का एक बोल सकते हैं हम, वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है टिकट के लिए। देखते हैं क्या होता है आगे। और संदीप चमोली जी का जो कॉन्फिडेंस है वो सही है कि धर्मपुर में इस बार शायद कांग्रेस की सरकार बने। जब बनेगी हम आपको वो भी दिखाएंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।